हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम समृद्धि मिश्रा है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे प्लेटफॉर्म लीगल्स अरोमा पे। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे इलेक्शन के बारे में, क्योंकि पूरे देश में इलेक्शन का माहौल है। तो हमारा संविधान क्या बोलता है इलेक्शन के बारे में, उस पर बात करेंगे। पार्ट 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन के बारे में दिया है। आर्टिकल 324 से लेकर 329A को पढ़ेंगे। साथ ही वोटिंग सिस्टम क्या होता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है इलेक्शन के, नेचर क्या है इलेक्शन का, पार्टी सिस्टम कैसे आया, आर्टिकल 324 से 329 तक क्या कहता है, इन सब पे बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। जब हम प्रियम्बल पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि प्रियम्बल डिक्लेयर करता है इंडिया टू बी अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डेमोक्रेसी एक बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। जब हम सेलियंट फीचर्स पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था। डेमोक्रेसी दो तरीके की होती है, ये भी हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरा होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ आते हैं, बातचीत करते हैं किसी भी मुद्दे पे। अगर उन्हें उसका निष्कर्ष चाहिए, अगर उसका कुछ सॉल्यूशन चाहिए तो उस पर बातचीत करते हैं, और बातचीत करने से जो भी सॉल्यूशन निकलता है उसको सब लोग सहमति से एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में ग्रुप ऑफ पीपल अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव उन ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए काम करता है। तो यहाँ पे जो पीपल हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं। तो हम वैसे भी जब प्रियम्बल डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ हमने देखा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब सबसे पावरफुल अगर कुछ है तो वी द पीपल ऑफ इंडिया। उनके पास पावर है कि वो आपको MP बना सकते हैं, MLA बना सकते हैं, प्रधान बना सकते हैं। उनके पास इतनी पावर होती है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया बहुत पावरफुल है। जब हम इलेक्शन की बात करते हैं तो इलेक्शन भी दो तरीके की होती है। एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन होता है लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। और जब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन की तो वो होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जब हम इलेक्ट करते हैं तो वो इनडायरेक्ट इलेक्शन की मेथड से होता है। सब कुछ रेगुलेट करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। जब स्टेट लेवल में जब प्रधान का इलेक्शन हो रहा होता है या म्यूनिसिपल एरियाज़ में इलेक्शन होता है, पंचायत इलेक्शन जो हम कहते हैं, जहाँ से हम प्रधान बनाते हैं, म्यूनिसिपल एरियाज़ में जो इलेक्शन होता है वहाँ से काउंसलर्स बनते हैं। तो ये इलेक्शन से रेगुलेट करता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। जब हम हमारे देश की बात करते हैं तो हमारे पास 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। पहला सेंटर, दूसरा स्टेट और तीसरा लोकल लेवल। जब सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं और यहाँ पे जब इलेक्शन होता है तो उस इलेक्शन को हम कहते हैं लोकसभा इलेक्शन, जो इस समय हो रहा है। इस इलेक्शन से हम एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्ट करते हैं। यहाँ पे पूरे देश को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया जाता है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े होते हैं। उन रिप्रेजेंटेटिव्स में से कोई एक इलेक्ट होता है और वो व्यक्ति बनता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वहीं जब हम बात करते हैं स्टेट लेवल ऑफ इलेक्शन की तो यहाँ पे होता है असेंबली इलेक्शन। पूरे स्टेट को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया जाता है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े होते हैं और उसमें से जो भी जीत जाता है उसे हम बना देते हैं MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। वहीं जब बात करते हैं लोकल लेवल पे तो यहाँ पे पंचायत का इलेक्शन होता है, विलेजेस में, म्यूनिसिपल एरियाज़ में भी इलेक्शन होता है। तो यहाँ पे पूरे विलेज को या पूरे के पूरे टाउन को डिफरेंट वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता है। हर वार्ड से रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े होते हैं। जो जीतता है गांव में वो प्रधान कहलाता है और म्यूनिसिपल एरियाज़ में हम उसे काउंसलर्स कहते हैं। अब बात करते हैं वोटिंग सिस्टम के बारे में। The principle of universal adult franchise is the foundation of democracy because it gives the citizen of India right to vote। वो सारे भारत के नागरिकों को एक अधिकार दे रहा है कि आपके पास राइट है वोट करने का। उस राइट को एक्सरसाइज करके आप अपना मन पसंदीदा रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकते हैं। हर वोट की वैल्यू इक्वल होती है। किसी भी सिटीजन को आप राइट टू वोट एक्सरसाइज करने से डिनाई नहीं कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। साथ ही साथ बोला जाता है कि
ये हम इंश्योर करें कि हर कोई अपने राइट को एक्सरसाइज कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके लिए हमने एक लिस्ट प्रिपेयर की है। उस लिस्ट का नाम है इलेक्टोरल रोल, या हम उसको बोलते हैं वोटर लिस्ट। उसमें जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं उनका नाम लिखा होता है। इस लिस्ट को सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के पास इलेक्शन से बहुत पहले भेज दिया जाता है ताकि इंस्पेक्शन हो सके, करेक्शन किया जा सके अगर नीडेड है तो। इसी लिस्ट के तहत आप वोटिंग करते हैं ऑन द इलेक्शन डे। गवर्नमेंट का काम होता है कि वो इस लिस्ट को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें। जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं उनके नाम को उस लिस्ट में डालें, और मान लीजिए किसी की डेथ हो गई है तो उनके नाम को उस लिस्ट से निकाल दें। इलेक्टोरल रोल या वोटर लिस्ट को इसीलिए लाया गया था ताकि जितने भी हमारे भारत के नागरिक हैं, अगर वो एलिजिबल हैं वोट करने के लिए, तो उनका नाम उस लिस्ट में अपडेट किया जा सके, और ताकि वो अपने अधिकार को अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। अब बात करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्शंस के बारे में। जब मैंने मॉडलेमेंटो रिफॉर्म के बारे में बात किया था हिस्ट्री वाले क्लासेस में अपने, तो वहाँ पे हमने देखा था कि मुस्लिम्स डिमांड कर रहे थे सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट को लेकर। तो जो ये पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले जो सारी डिमांड्स हो रही थी, इन सभी डिमांड्स को एबॉलिश कर दिया गया, और हमारे देश में जनरल इलेक्टोरल रोल है, और उसी रोल के तहत आप अपने वोट को कास्ट करते हैं। अगर वो लोकसभा इलेक्शन हो रहा हो, चाहे स्टेट असेंबली के इलेक्शंस हो रहे हों, चाहे लोकल लेवल पे कोई इलेक्शंस होता है, तो हमारे पास जनरल इलेक्टोरल रोल है। ये पहला प्रिंसिपल है हमारे इलेक्शन का। दूसरा आता है कि हर सिटीजन्स को इक्वालिटी मिली है, हर कोई अपना राइट टू वोट एक्सरसाइज कर सकता है। राइट टू वोट एक्सरसाइज करने के लिए आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होगा, हर किसी के पास ये अधिकार है। तीसरा पॉइंट कहता है कि भाई आप स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपना नाम लिखवाने के लिए नहीं क्लेम कर सकते हैं कि भाई मेरे मन पसंदीदा जो रिप्रेजेंटेटिव है वो फला कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े हो रहे हैं, तो प्लीज़ मेरा नाम उस रोल में डाल दीजिए। आप ऐसा क्लेम नहीं कर सकते हैं। फोर्थ प्रिंसिपल बोलता है कि अगर आपको वोट देना है, अपने आप को एनरोल कराना है इन दी वोटर लिस्ट, तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। फिफ्थ कहता है कि किसी भी पर्सन के पास ये अधिकार नहीं है कि वो खुद को एक या एक से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी में रजिस्टर करा सके। सिक्स्थ कहता है कि हमने कोई सीट रिजर्व नहीं की है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन या किसी भी कम्युनिटी के बेसिस पे कि हम इनके लिए इतनी सीट रिजर्व कर रहे हैं, इस रिलीजन के लिए इतनी सीट रिजर्व कर रहे हैं। बट हाँ, एक एक्सेप्शन है कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, उन्हें हम थोड़ा वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी मानते हैं। तो एक फेयर रेस हो सके, एक ओपन कॉम्पिटिशन में सब लोग फेयर पार्टिसिपेशन कर सके, इसीलिए कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व किया गया। 1 सितंबर 2012 को शेड्यूल कास्ट के लिए 84 सीट्स को रिजर्व किया गया और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 47 सीट्स को रिजर्व किया गया है। इस रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज के थ्रू जो पर्सन उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में या उस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, वहाँ पे वही वोट कर सकते हैं, ताकि एक फेयर इलेक्शन हो सके, एक फेयर कंपटीशन हो सके। राइट टू वोट का नेचर कैसा है, इस पे बड़े क्वेश्चंस आते हैं। हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि ये स्टैट्यूटरी राइट है, फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, क्या है। तो ऐसा कंफ्यूजन आपको ना हो, इसलिए अब हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ द राइट टू वोट और कंटेस्ट एन इलेक्शन। तो देखो भैया, राइट टू वोट ना तो कॉमन लॉ से हमें मिल रहा है, ना ही ये फंडामेंटल राइट है, ना ही ये प्योरली स्टैट्यूटरी राइट है, और ना ही लेजिस्लेचर आपको कोई गिफ्ट दे रहा है कि भाई हम तुम्हें गिफ्ट दे रहे हैं, अधिकार है तुम्हारे पास वोट करने का। ऐसा कोई गिफ्ट भी नहीं मिल रहा आपको। तो ये क्या है? दिस राइट फ्लोज फ्रॉम आर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत का संविधान आपको ये अधिकार देता है। आर्टिकल 326 के तहत आपके पास राइट है वोट करने का। एलिजिबिलिटी बड़ी सिंपल है कि आपकी एज 18 ईयर्स होनी चाहिए और साथ ही साथ आप भारत के नागरिक होने चाहिए। फिर आपका नाम वोटर लिस्ट वगैरह में एनरोल कराओ और वोट दो। हम पर्सन को डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं अगर वो भारत का नागरिक नहीं है, अगर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, या उसने कोई क्राइम किया है, या वो लीगल प्रैक्टिसेस को करप्ट कर रहा है, तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। आर्टिकल 325 कहता है कि देखो भैया, हम किसी को डिबार नहीं कर सकते हैं वोट करने से ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स। आप किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे। सेक्शन 62 क्लॉज 5 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 कहता है कि आप पर्सन को डिबार कर सकते हैं वोट देने से अगर वो प्रिजन में हो,
या वो इम्प्रिजनमेंट की किसी सेंटेंस के अंडर हो या वो किसी लॉफुल कस्टडी में हो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति प्रिवेंटिव डिटेंशन में है तो आप उसको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते हैं। फिर बात करते हैं कि आर्टिकल 84 और 173 के थ्रू आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। आपके पास अधिकार है कि आप लोकसभा के चुनाव में खड़े हो जाइए, जो भी एलिजिबिलिटी वहाँ पे मेंशन है उसको आप बस फुलफिल कर लीजिए। तो ये अधिकार भी तो हमें हमारा संविधान ही दे रहा है ना। जो भी स्टैट्यूट्स लेजिस्लेचर लेकर आते हैं उस स्टैट्यूट में आप सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर्स बताओगे कि नॉमिनेशन कैसे फाइल करना है। आप किसी भी स्टैट्यूट के थ्रू किसी भी व्यक्ति के राइट टू वोट को या राइट टू कंटेस्ट एन इलेक्शन को निगेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये राइट आता है कॉन्स्टिट्यूशन से। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को तो ओवरराइड नहीं कर सकते, आप उसके अगेंस्ट तो जा नहीं सकते हैं। तो आप जो भी स्टैट्यूट बनाएंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ आप प्रोसीजर्स बताएंगे कि ये करना है, ऐसे नहीं करना है। आप कंप्लीटली राइट टू वोट या राइट टू कंटेस्ट एन इलेक्शन को निगेट नहीं कर सकते हैं किसी भी लॉ को लाकर। राइट टू चैलेंज द इलेक्शन आर्टिकल 329B में आप पढ़ेंगे अभी हम, तो ये भी राइट हमें कॉन्स्टिट्यूशन ही दे रहा है और ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लेजिस्लेचर का काम है कि वो इलेक्शन से रिलेटेड लॉज अगर लेकर आते हैं तो वो सारे लॉज जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पैरामीटर्स में सेट होने चाहिए। आप कॉन्स्टिट्यूशन से थोड़ा ऊपर उठ के अगर कुछ बनाया आपने तो आपका वो लॉ वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। फिर कहते हैं कि जो भी लॉ आप बना रहे हैं उसमें आप प्रोसीजर्स बताओ। आप बताओ कि अगर कोई डिस्प्यूट हुआ है या कोई पिटिशन फाइल की गई है तो उसको सेटअप करने के लिए मशीनरीज लेकर आओ। आप पावर्स, आप फोरम्स को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन आप कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकते हैं जिसके थ्रू आप किसी भी भारत के नागरिक का संवैधानिक अधिकार छीन सकें। इसीलिए राइट टू वोट जो है ये प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इसका प्योर कॉन्स्टिट्यूशनल बेस है, क्योंकि हमारे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जहां पे इलेक्शन की बात हो रही है। आर्टिकल 326, 325, फिर कंटेस्ट करने के लिए आपके पास 84 और 173 में आ रहा है। तो जब बात कर रहे हैं तो ये एक संवैधानिक अधिकार है। तो अगर MCQ में आता है कि राइट टू वोट क्या है तो आप टिक करके आएंगे, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अब बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के बारे में। तो भाई ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसके ऊपर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का प्रेशर नहीं है, ये फ्री है फ्रॉम ऑल द एक्सटर्नल प्रेशर्स। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, ये अपने हिसाब से काम करती है। दिस बॉडी इज नॉट अकाउंटेबल टू एनीवन। इस बॉडी के पास जुरिस्डिक्शन है ओवर द इलेक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें आपका लोकसभा राज्यसभा का इलेक्शन आ जाता है। स्टेट लेजिस्लेचर, जिसमें आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल के इलेक्शंस आ जाते हैं। और साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। अभी हमने पढ़ा भी था कि इलेक्शन 2 तरीके के होते हैं और इलेक्शन कमीशन के पास जुरिस्डिक्शन इन इलेक्शंस का है। चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का कोई इलेक्शन नहीं होता, इनका अपॉइंटमेंट होता है, तो इनका इलेक्शन नहीं कंडक्ट कराता हमारा इलेक्शन कमीशन। ये एक परमानेंट बॉडी है अंडर आर्टिकल 324(1). आर्टिकल्स की तरफ प्रोसीड करने से पहले मैं आप लोगों को 2 छोटी छोटी कहानियां सुनाऊंगी। 2 इंपॉर्टेंट केस लॉज डिस्कस करेंगे, जिसके पहला केस लॉ है हमारा SS धनोआ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1991। तो हुआ कुछ ऐसा था कि भाई 1950 से लेकर 1989 का जो समय था वहाँ पे हमारा जो इलेक्शन कमीशन है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक मेंबर बैठते थे, जिन्हें हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते थे। 1989 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई हम थोड़ा सा ट्रैक को चेंज करते हैं और अब हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट करेंगे, ताकि जो सोली पावर्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिल रही है उसे थोड़ा कर्ब किया जा सके और काम को और अच्छे तरीके से कराया जाए। तो 2 नोटिफिकेशंस निकाले गए। आर्टिकल 324 के क्लॉज 2 में लिखा गया कि बिसाइड चीफ इलेक्शन कमिश्नर 2 इलेक्शन कमिश्नर्स विल बी अपॉइंटेड। उसके बाद आर्टिकल 324 के क्लॉज 5 में लिखा गया कि इनका जो टेन्योर होगा वो या तो 5 साल होगा या 65 ईयर्स ऑफ देयर एज होगा, विच एवर इज अर्लियर। 1989 में ऐसे नोटिफिकेशंस आ गए। 1990 में जो कमीशन का काम करने का तरीका था वो एडवर्सली इफेक्ट हो गया और इसके वजह से 1990 में फिर से हमारा इलेक्शन कमीशन मल्टी मेंबर बॉडी से सिंगल मेंबर बॉडी बन गया। अब चर्चा ये उठी कि जो ये दोनों नोटिफिकेशंस आए थे ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है। तो SS धनोआ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया और कहा कि देखो भाई, इलेक्शन कमीशन जैसा
इंस्टीट्यूशन जो किसी को अकाउंटेबल नहीं है, जिसके पास वाइटल फंक्शंस हैं, जिसके पास एक्सक्लूसिव और अनकंट्रोल्ड पावर है, ऐसे इंस्टीट्यूशन के लिए नेसेसरी हो जाता है कि वो अपनी पावर्स को सिंगल इंडिविजुअल के थ्रू एक्सरसाइज ना करे। मतलब उन्होंने सपोर्ट किया कि देयर शुड बी अ मल्टी मेंबर बॉडी, मतलब एक से ज़्यादा लोग उसमें अपॉइंटेड होने चाहिए। उन्होंने थोड़ा सा और एनालिसिस करते हुए कहा कि आर्टिकल 324 का क्लॉज 1 जो है वहाँ पे हम अगर इलेक्शन कमिश्नर्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स के स्टेटस की बात करते हैं तो दैट इज नॉट पैरी पैसू। पैरी पैसू का मतलब होता है दे आर नॉट ऑन इक्वल फूटिंग्स, वो बहुत डिफरेंट हैं। उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज नॉट प्राइमस इंटर पार्टिस, इसका मतलब होता है फर्स्ट अमंग इक्वल्स। तो वो कहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज नॉट फर्स्ट अमंग इक्वल्स, रादर इट होल्ड्स हाई पोजीशंस, हाई डेजिग्नेशंस इन कंपैरिजन टू इलेक्शन कमिश्नर्स। और उन्होंने कहा कि भाई मल्टी मेंबर बॉडी को हम सपोर्ट करते हैं। भाई पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया और लेकर आए वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1991। इस एक्ट के थ्रू उन्होंने बताया टेन्योर कि 6 साल या 65 ईयर्स ऑफ दियर एज विच एवर इज अर्लियर। उन्होंने बोला कि जो सैलरी होगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और इलेक्शन कमिश्नर्स की दैट विल बी इक्वल टू द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने बोला कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इसको आप बहुत ईजिली रिमूव नहीं कर सकते हैं, इनका रिमूवल बिल्कुल वैसे होगा जैसे जजेस को रिमूव किया जाता है। फिर उन्होंने कहा कि जो कंडीशंस ऑफ सर्विस है चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स की दैट इज नॉट टू बी वैरीड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। बात यहाँ तक रुकी नहीं, अब एक और केस के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है टी.एन. सेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995। टी.एन. सेशन साहब को तो आप जानते ही होंगे, ये 10th चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, ये बहुत स्ट्रिक्ट इन नेचर थे, इन्होंने बहुत सारे इलेक्शन में रिफॉर्म्स किए। इनके जैसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज तक कोई नहीं हुआ है। ये अपने इलेक्शन के रिफॉर्म्स की वजह से बहुत चर्चा में थे। इन्होंने आर्ग्यूमेंट भी किया था कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन है ये मल्टी मेंबर बॉडी नहीं होना चाहिए बल्कि ये सिंगल मेंबर बॉडी होना चाहिए, और अगर आप फिर भी इसको मल्टी मेंबर बॉडी बनाते हैं तो जो सोल डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दे दीजिए और जो इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे वो एज एन एडवाइजर काम करेंगे। इनके इस आर्ग्यूमेंट को टी.एन. सेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि देखो कोर्ट अपनी उसी स्कीम पे रहेगी कि इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर एक मल्टी मेंबर बॉडी रहेगी जहां पे हमारे पास एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेगा और दूसरा 2 इलेक्शन कमिश्नर्स रहेंगे। उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही एज एन चेयरमैन एक्ट करेगा और इसका जो रिमूवल होगा वो बिल्कुल वैसे होगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव किया जाता है। उन्होंने कहा कि हिज कंडीशन ऑफ सर्विस कैन नॉट बी वैरिड टू डिसएडवांटेज, और कहा गया इसी केस में कि इलेक्शन कमीशन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। फिर बोला उन्होंने कि इलेक्शन कमिश्नर्स कैन बी रिमूव्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर रिकमेंड कर देता है तो इनका रिमूवल हो जाता है। किसका? ये जो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट किए गए। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और जो इलेक्शन कमिश्नर है वो इक्वल फुटिंग पे हैं। अभी जब हमने एस.एस. धनोआ वाला केस पढ़ा तो वहां कहा क्या बोला गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर इक्वल फुटिंग्स पे नहीं है, पर इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को हटाया और बोला कि नहीं, आप दोनों इक्वल फुटिंग पे हैं। और भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिफरेंसेस है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स के पोस्ट में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुपीरियर हो जाएगा। उन्होंने एक और मजेदार बात कही कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी आप उठा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए हैं। तो ये बड़ा अच्छा केस है टी.एन. सेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब हम आर्टिकल्स की तरफ प्रोसीड करेंगे। आर्टिकल 324 कहता है सुप्रिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ, किसके बारे में बात कर रहे हैं कि अगर आप इलेक्टोरल रोल्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं या इलेक्शंस को कंडक्ट करा रहे हैं तो उसका सुप्रिटेंडेंस, उसका डायरेक्शन, उसका कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में रहेगा। कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, इलेक्शंस किस किस के इलेक्शंस? तो पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात यहाँ हो रही है। 324 का सब क्लॉज 2 कहता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड इलेक्शन कमिश्नर्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे।
324 का क्लॉज 3 कहता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही एक्ट करेगा एज अ चेयरमैन। अगर आपके पास अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, मतलब 2 इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट कर रहे हैं आप, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाएगा चेयरमैन ऑफ द कमीशन। 324 का 4 कहता है कि अगर आवश्यकता लगती है तो रीजनल कमिश्नर्स को अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग विद द कमीशन टू असिस्ट द कमीशन। कमीशन को हेल्प करने के लिए रीजनल कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट साहब करेंगे। 324 का 5 कहता है कि जो टेन्योर होगा इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल कमिश्नर्स का, वो इंडिपेंडेंट होगा, वहाँ पे कोई एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल नहीं होगा। प्रेसिडेंट अपने आप रूल्स बनाएंगे और उस रूल्स के थ्रू बताएंगे कि इनको कब रिमूव करना है, कब नहीं करना है। साथ ही साथ आर्टिकल 324 का क्लॉज 6 सबसे मजेदार क्लॉज है, क्योंकि आपने देखा होगा ना, जो प्राइमरी स्कूल के टीचर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो XYZ कोई भी पोस्ट होल्ड कर रहे होते हैं, उनकी ड्यूटीज़ लग जाती है इलेक्शंस में। वो हमेशा बिजी रहते हैं इलेक्शंस के दौरान, उनकी कुछ एक्स्ट्रा ही ड्यूटी लग जाती है। तो वो ड्यूटी जो उनकी लगती है वो इस आर्टिकल के तहत लगती है। जब इलेक्शन कमीशन रिक्वेस्ट करता है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को कि देखो भाई, हमारी बॉडी तो बहुत छोटी है, हमारे पास सिर्फ 3 लोग हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स, तो हमें काम करने के लिए, पूरे देश का इलेक्शन हमको देखना है, तो हमें काम करने के लिए मेंबर्स चाहिए। तो सारे स्टाफ जितने भी गवर्नमेंट की सर्विसेज होल्ड कर रहे होते हैं, उन सब को की ड्यूटी लग जाती है इलेक्शन के समय में। तो वो ड्यूटी लगती है आर्टिकल 324 के क्लॉज 6 के तहत। वैसे तो आर्टिकल 325 और 326 को हमने जब फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को पढ़ा अभी इलेक्शन के बारे में, वहां डिस्कस कर लिया था, पर फिर भी क्रोनोलॉजी को मेंटेन करते हुए बात करेंगे आर्टिकल 325 के बारे में, जो कहता है एलिजिबिलिटी फॉर इंकल्जन इन इलेक्टोरल रोल। क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी कि आपका नाम इलेक्टोरल रोल में आए। तो पहली बात कि हमारे देश में जनरल इलेक्टोरल रोल है, कोई सेपरेट या कम्युनल इलेक्टोरल रोल नहीं है। साथ ही साथ कोई भी पर्सन इन एलिजिबल नहीं होगा ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स और एनी ऑफ देम। आप इन ग्राउंड्स पे किसी को इन एलिजिबल नहीं कर सकते हैं, हर व्यक्ति एलिजिबल है वोट कास्ट करने के लिए। आर्टिकल 326 कहता है कि इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज, दैट इज एवरी पर्सन, हर व्यक्ति जो इंडिया का सिटीजन है और जिसने 18 साल की उम्र पूरी कर ली है, वो वोट दे सकता है, उसके पास अधिकार है। बस ध्यान में रखने वाली बात यह है कि उसको डिस्क्वालीफाई ना किया गया हो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ नॉन रेजिडेंस, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, क्राइम और करप्ट इलीगल प्रैक्टिसेस। ये सब हमने डिस्कस किया था। आर्टिकल 327 थोड़ा मजेदार है। यहाँ पे पार्लियामेंट को पावर दिया जा रहा है टू मेक इलेक्शन प्रोविजंस रिलेटिंग टू लेजिस्लेचर। आप इलेक्शन से रिलेटेड प्रोविजंस को बनाइए, और इसको आप देखेंगे, इसको थोड़ा सा रिलेट करेंगे तो हमारी जो लिस्ट नंबर 1 है, जो यूनियन लिस्ट है, उसका एंट्री नंबर 72 इसकी बात करता है। आर्टिकल 327 से रिलेटेड है लिस्ट नंबर 1 का एंट्री नंबर 72। आर्टिकल 328 कहता है कि हम स्टेट लेजिस्लेचर को पावर दे रहे हैं कि वो खुद के लिए कुछ प्रोविजंस बना सकते हैं रिलेटेड टू इलेक्शन, और इसको भी हम रिलेट कर सकते हैं लिस्ट नंबर 2 जो स्टेट लिस्ट है उसके एंट्री नंबर 37 से। तो भाई पार्लियामेंट ने अपनी इस पावर को एक्सरसाइज भी किया। उसने बनाया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। इस एक्ट के थ्रू इलेक्शन कैसे कंडक्ट कराना है एक्चुअली उसके बारे में बताया जाता है। क्वालिफिकेशंस और डिसक्वालिफिकेशंस क्या है उसकी बात करते हैं। इलेक्शन डिस्प्यूट्स को कैसे रिजॉल्व करेंगे उसके बारे में बात होती है, और साथ ही साथ क्या क्या ऑफेंसेस हैं इलेक्शन से रिलेटेड उसके बारे में इस एक्ट में चर्चा हुई। फिर उन्होंने 1952 में बनाया डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1952। इस एक्ट के थ्रू अभी हमने पढ़ा था ना कि पूरे कंट्री को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया जाता है, ये स्टेट को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा जाता है। तो कैसे बांटते हैं, ऐसे थोड़ी बांट देते हैं, उसके लिए प्रॉपर लॉ बनाया गया डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1952। इसके थ्रू आप सीट्स का एडजस्टमेंट करते हैं, साथ ही साथ स्टेट को डिफरेंट टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करते हैं। इस एक्ट को पढ़ना पड़ेगा अगर हमें ये काम करना हो तो। थर्ड एक्ट बनाया प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952, जिसमें कैसे इलेक्शन कंडक्ट कराया जाएगा वाइस प्रेसिडेंट साहब और प्रेसिडेंट साहब का, उसकी बात हुई। अब आते हैं आर्टिकल 329 के बारे में। तो आर्टिकल 329 कहता है कि जो भी लॉस बनाए जा रहे हैं आर्टिकल 327 में और 328 में, उसको आप क्वेश्चन नहीं करेंगे इन द कोर्ट ऑफ लॉ।
जो भी एक्ट बन रहे हैं, जो भी लॉज बन रहे हैं, उसे आप किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं कर सकते। फिर कहता है आर्टिकल 329 का क्लॉज बी कि कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती है इन द मैटर्स ऑफ इलेक्शन। जब तक इलेक्शन चल रहा है तब तक आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। इसमें एक बहुत ही लीडिंग केस है पुन्नू स्वामी वाला केस। यहाँ पे बार किया गया है जुडिशियल इंटरवेंशन को। हुआ ऐसा था कि जो एप्लेंट है उसने अपना नॉमिनेशन पेपर भरा था स्टेट असेंबली के इलेक्शन के लिए, और उस नॉमिनेशन पेपर को रिटर्निंग ऑफिसर ने रिजेक्ट कर दिया था। तो जो एप्लेंट थे वो मूव किए हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 कि भैया हमारा जो ये रिटर्निंग ऑफिसर ने नॉमिनेशन पेपर को रिजेक्ट किया है, आप उसके ऑर्डर को, रिटर्निंग ऑफिसर के ऑर्डर को क्वैश कर दीजिए। तो हाई कोर्ट ने कहा कि देखो आर्टिकल 329 का क्लॉज बी कहता है कि हम लोगों के पास कोई अधिकार नहीं है ऐसे मैटर्स में इंटरफेयर करने का। तो फिर वो आगे जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, एपेलेंट साहब। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ हमारे पास कोई अधिकार नहीं है, हाई कोर्ट के पास कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि जुडिशियल इंटरवेंशन को बैन किया है, बार किया है आर्टिकल 329 का क्लॉज बी। तो जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आपके इस डिस्प्यूट को आप इलेक्शन पिटिशन के थ्रू लेकर आना, तब हम इस मैटर में डील करेंगे। तो उन्होंने यही कहा कि कोर्ट्स वुड नॉट इंटरफेयर विद द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, दैट इज फ्रॉम द टाइम ऑफ नोटिफिकेशन इफ इशूड टिल द इलेक्शन पिटिशन इज डिस्पोज्ड ऑफ। उन्होंने कहा आप इलेक्शन पिटिशन के थ्रू चैलेंज करना आफ्टर द इलेक्शन वॉज ओवर, तब हम इस मैटर में डील कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे हाथों को बांध रखा है आर्टिकल 329 के क्लॉज बी में। लेकिन एक और केस आता है जिसका नाम है वेंकटचलम वर्सेस ए स्वानिकरण, 1999 का केस है। तो कहते हैं कि देखो 329 का क्लॉज बी बार तो करता है कोर्ट को इंटरफेयर करने से कि आप इंटरफेयर नहीं कर सकते इलेक्शन के मैटर्स में जब तक इलेक्शन चल रहा है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है अंडर आर्टिकल 191 एंड 193, तब वहां पे हाई कोर्ट के पास पावर आ जाता है। वहां पे हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 के तहत इंटरफेयर कर सकती है। फिर एक अमेंडमेंट भी लेकर आया गया था 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1966 में। उसमें भी कहा गया कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास पावर है, जो ज्यूरिसडिक्शन है ऐसे मैटर्स पे, उसको हम एबॉलिश करते हैं और ये पावर आता है अब हाई कोर्ट के पास। तो आज की क्लास में बहुत सारी बातें हमने कर ली। जो छोटी छोटी बातें रह गई हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए नहीं आना चाहिए, इस पे एक ऐसे जैसा क्लास हम लोग लेंगे। साथ ही साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत केस लॉज हैं जिस पे हमें बात करनी है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। नमस्ते।